यह कहानी है सन 2019 में आई एक वेब स्टोरी JL50 की। 1984 में कोलकाता से एक फ्लाइट JL50 उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद यह फ्लाइट अपना आधा सफर ही पूरा करती है। तभी अचानक एरोप्लेन में टर्बुलेंस आना शुरू हो जाता है। काली अंधेरी रात में अचानक से मौसम खराब हो जाता है। फिर अचानक से एरोप्लेन के सभी कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ये एरोप्लेन अचानक से गायब हो जाता है। अब इस JL50 एरोप्लेन को गायब हुए 35 साल हो चुके हैं। इसके बाद इस एरोप्लेन को कभी नहीं देखा गया। मगर यही एरोप्लेन JL50 सन 2019 में कोलकाता में क्रैश हो जाता है। आखिर कैसे? क्या यह प्लेन टाइम ट्रेवल करके वापस आ गया था? दोस्तों, अब 2019 चल रहा है। कोलकाता शहर के पास एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी उन्हें आसमान में एक बड़ा सा एरोप्लेन आसमान से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। ये सारे बच्चे उसी प्लेन के पीछे पीछे भागते हैं और देखते हैं कि वह एरोप्लेन एक पहाड़ी में क्रैश हो चुका है। इस स्टोरी में एक CBI ऑफिसर शांतनु को टीवी की न्यूज से मालूम पड़ता है कि अभी अभी एक फ्लाइट AO26 गायब हो चुकी है, जिसे टेररिस्ट ग्रुप द्वारा हाईजैक किया जा चुका है। अब CBI ऑफिसर शांतनु अगली ही सुबह ऑफिस जाकर गायब हुए एरोप्लेन की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, जहां वह अपने एक साथी कलिंगो को साथ लेकर एरोप्लेन क्रैश साइट पर जाता है, जहां पर उन्हें एक आर्मी का जवान बताता है इस हादसे में सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे गए और उन दोनों लोगों को आर्मी के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। यह जो 2 लोग जिंदा बचे थे उसमें एक मेन पायलट पीहू घोष है और एक दूसरा पैसेंजर विश्वजीत चंद्र है। दोस्तों, अब अजीब बात यह है कि इस एरोप्लेन के कॉकपिट में एक व्यक्ति की लाश भी मिली है, यानी कि इस एरोप्लेन को हाईजैक किया गया था। इसके साथ ही आर्मी का जवान यह भी बताता है कि यह प्लेन AO26 नहीं है जो गायब अभी अभी हुआ है, बल्कि फ्लाइट JL50 है। यह फ्लाइट 35 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। ये फ्लाइट 1984 में उड़ान भरी और सन 2019 में क्रैश हुई। अब इस फिल्म में 1984 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें पायलट पीहू काफी ज्यादा दुखी है। पीहू दुखी क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा। अब CBI ऑफिसर शांतनु और कलिंगो कोलकाता के एक जाने माने फिजिक्स प्रोफेसर सुब्रतो दास से एरोप्लेन JL50 के इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलते हैं, पूछताछ करने के लिए। CBI ऑफिसर शांतनु प्रोफेसर सुब्रतो दास से पूछता है कि आपने 35 साल पहले फ्लाइट JL50 की टिकट खरीदा था, पर आप उस फ्लाइट में क्यों नहीं चढ़े? यह सुनकर प्रोफेसर सुब्रतो दास चौंक जाता है और उसको पसीना आने लगता है। सुब्रतो दास काफी देर तक सोचने के बाद बहाना बनाकर कहता है कि मुझे ठीक से तो याद नहीं है, क्योंकि बात बहुत पुरानी है। शायद मुझे कोई जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए मैं उस फ्लाइट में नहीं चढ़ पाया। CBI ऑफिसर के जाने के बाद प्रोफेसर सुब्रतो दास जल्दी से अपने घर जाता है और अपने घर पहुंचकर कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और एक फोटो निकालता है। इस फोटो में एक जवान लड़का उस दूसरे बचे हुए पैसेंजर विश्वजीत के सामने खड़ा हुआ है और फोटो में वह खड़ा हुआ बच्चा प्रोफेसर सुब्रतो दास है। प्रोफेसर दास सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपने सामने जला देता है। दोस्तों, इसका मतलब प्रोफेसर दास को उस गायब हुए एरोप्लेन के बारे में बहुत कुछ पता है। आखिर प्रोफेसर सुब्रतो दास का इस गायब हुए एरोप्लेन से क्या कनेक्शन है, जिसे सुब्रतो दास छुपा रहा है, जो अभी अभी क्रैश हुआ है। कुछ दिन बाद पायलट पीहू को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। यह खबर सुनकर CBI ऑफिसर शांतनु पायलट पीहू से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। शांतनु पायलट पीहू से पूछता है कि तुम्हारा एरोप्लेन आखिर कैसे क्रैश हुआ? पीहू ने बताया एरोप्लेन के शेड्यूल के मुताबिक एरोप्लेन ठीक समय पर उड़ान भरा। कुछ देर तक तो सब ठीक था, मगर थोड़ी ही देर बाद एक आदमी पिस्टल के साथ कॉकपिट में घुस आता है और उसने को पायलट को गोली मार दी थी। इसके बाद उसने मुझे कुछ कोऑर्डिनेट्स डॉक्यूमेंट्स दिए और गन पॉइंट के सहारे से उन कोऑर्डिनेट्स एरिया में प्लेन को ले जाने को कहा। उस कोऑर्डिनेट एरिया में पहुंचते ही एरोप्लेन तेजी से वाइब्रेट और हिलने लगा और अचानक से अंधेरा सा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब पीहू को होश आया तो एरोप्लेन जमीन में क्रैश हो चुका था। इसके बाद CBI ऑफिसर शांतनु पीहू से फ्लाइट की रियल डेट और लोकेशन पूछता है। इसके बाद पीहू बताती है कोलकाता 1984। यह सुनकर शांतनु को जोर का झटका लगता है और CBI ऑफिसर शांतनु सोचता है शायद पीहू झूठ बोल रही है। शांतनु पीहू से कहता है कि फिर तुम लोग सन 2019 में कैसे आ गए, क्योंकि अभी सन 2019 चल रहा है। यह सुनकर पीहू भी चौंक जाती है और काफी घबरा जाती है, क्योंकि पीहू को अब तक लग रहा था कि मैं अभी 1984 में ही हूँ। CBI ऑफिसर को विश्वास नहीं होता है। वह पीहू के घर का एड्रेस पूछकर पीहू के पुराने घर जाता है। उस घर के पास जाने पर आसपास के लोगों से पीहू के बारे में पूछता है, तो कुछ लोग पीहू के बारे में जानकारी होने से मना कर देते हैं, क्योंकि इस हादसे के 35 साल बीत चुके हैं। मगर एक फैमिली पीहू के बारे में कुछ जानती थी, शायद पीहू के घर के पास रहती थी। यह फैमिली पीहू के बारे में बताती है कि पीहू एक बहुत ही होनहार और मेहनती लड़की थी और एक बहुत ही अच्छी पायलट भी थी, मगर इस बेचारी पीहू की किस्मत बहुत ही खराब थी। पीहू ने जिस लड़के से प्यार किया था उसका एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस लड़के की मौत होने के बाद पता चला कि पीहू उस लड़के के बच्चे की मां बनने वाली थी, वह भी बगैर शादी की। कुछ दिन बाद जब पीहू उस बच्चे को जन्म दिया तो उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पीहू पूरी तरह से टूट गई थी। मगर 1984 में प्लेन JL50 के साथ पीहू भी अचानक गायब हो गई।
इसके बाद से फैमिली पीहू की एक पुरानी फोटो दिखाता है। इस फोटो में पीहू बिल्कुल जवान थी। यह फोटो देख करके सीबीआई ऑफिसर शांतनु चौंक जाता है कि 35 साल पहले भी पीहू बिल्कुल आज के जैसे जवान दिख रही है। यह देखकर शांतनु सोच में पड़ जाता है, क्या सच में एरोप्लेन JL-50 टाइम ट्रेवल करके सन 2019 में आ गया है। इसके बाद सीबीआई ऑफिसर शांतनु अपने हेडक्वार्टर पहुंचकर इस एरोप्लेन JL-50 का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सुनता है। इस रिकॉर्डिंग में पीहू के द्वारा बताए मुताबिक ही सब हुआ है, जैसा कि पीहू ने बताया था कैसे एक आदमी कॉकपिट में पिस्टल के साथ अंदर घुस आता है और फिर गन पॉइंट के दम पर उस कोऑर्डिनेट एरिया में प्लेन को ले जाने की बात कहता है। अब ब्लैक बॉक्स का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तो झूठ नहीं बोल सकता, तो अब तो पक्का है कि यह एरोप्लेन किसी तरह 1984 से टाइम ट्रेवल करके सन 2019 में आ गया है। इसके बाद कुछ दिन बाद दूसरे पैसेंजर विश्वजीत को हॉस्पिटल में बेहोश आ जाता है, जहाँ पर एक नर्स विश्वजीत को बताती है कि एक पायलट और तुम दोनों लोग ही जिंदा बचे हो। यह सुनकर विश्वजीत दौड़कर पीहू के रूम में जाता है और पीहू को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी हॉस्पिटल स्टाफ विश्वजीत से पीहू को बचाता है। उसके बाद विश्वजीत एक नर्स की ऑन लेकर के हॉस्पिटल से भाग जाता है गाड़ी लेकर के। अब सीबीआई ऑफिसर शांतनु को विश्वजीत पर शक होने लगता है और विश्वजीत के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। शांतनु को विश्वजीत के बारे में पता चलता है कि विश्वजीत कोलकाता के एक साइंस रिसर्च सेंटर का सीनियर वैज्ञानिक होता है, जिसका झुकाव लेफ्ट विंग की पार्टी के साथ होता है और धीरे धीरे विश्वजीत एक टेररिस्ट ग्रुप से भी जुड़ जाता है, जिसका हेड होता है एक मजूमदार। अब सीबीआई ऑफिसर शांतनु विश्वजीत के बारे में और जानने के लिए उसके पुराने घर के एड्रेस पर पहुंचता है, जहां पर विश्वजीत के रूम में शांतनु को विश्वजीत के कई सारे सीक्रेट पेपर और फाइलें मिलती हैं, जिसमें एक फाइल मिलती है जिसका नाम प्रोजेक्ट ए है। शांतनु जब उस प्रोजेक्ट ए को खोलकर देखता है तो उस फ्लाइट के अंदर फ्लाइट JL-50 का पूरा नक्शा और जानकारी मिलती है। यह देख करके सीबीआई शांतनु को यकीन हो जाता है कि विश्वजीत का भी फ्लाइट JL-50 से कोई गहरा संबंध है। इसके बाद शांतनु फ्लाइट प्रोजेक्ट ए को लेकर कोलकाता रिसर्च सेंटर जाता है, जिससे कि विश्वजीत के बारे में जानकारी जुटाई सके। कोलकाता रिसर्च सेंटर में उसे एक दूसरा प्रोफेसर अश्विनी दास मिलता है। शांतनु अश्विनी दास को फाइल प्रोजेक्ट ए दिखाता है। इस फाइल को देख करके प्रोफेसर अश्विनी दास सीबीआई ऑफिसर शांतनु को वो सब बताने लगता है कि प्राचीन काल में सम्राट अशोक इस दुनिया से हिंसा को मिटाना चाहते थे। इसके लिए सम्राट अशोक ने उस जमाने के सभी स्कॉलर्स, पंडित और विद्वानों को इकट्ठा किया और उस सारे ज्ञान को जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे, उस सारे ज्ञान को छुपाने का फैसला किया। यह सारा ज्ञान सुपरनेचुरल था, जैसे कि इंसान को या फिर किसी चीज को गायब कर देना, उड़ने की क्षमता पैदा करना और समय को रोक देना और समय से आगे या पीछे चले जाना, टाइम ट्रेवल करना। इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके सम्राट अशोक ने या तो जला दिया था या फिर इन्हें जमीन में किसी गुप्त जगह गाड़ दिया था, ताकि कोई इंसान इनका इस्तेमाल करके किसी को हानि ना पहुंचा पाए। मगर कुछ सालों बाद कुछ लोगों को इन जानकारियों के कुछ पन्ने कहीं से मिल गए और उन्हीं पेज पर कुछ रिसर्च की टीमों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। इस तरह एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम प्रोजेक्ट ए रखा गया। मगर उन रिसर्च की टीम ने कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और उस समय यह प्रोजेक्ट ए पूरी तरह फेल हो गया था। यह सुनने के बाद शांतनु प्रोफेसर से विश्वजीत के बारे में कुछ पूछता है कि विश्वजीत इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़ा। प्रोफेसर अश्विनी दास बताता है कि मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, हाँ इतना मैं जानता हूँ कि प्रोफेसर सुब्रतो दास ने काफी दिनों तक विश्वजीत के असिस्टेंट के रूप में काम किया था, इसलिए तुम्हें और ज्यादा जानकारी के लिए प्रोफेसर सुब्रतो दास के पास जाना चाहिए। उसी रात सीबीआई ऑफिसर शांतनु गुस्से में प्रोफेसर सुब्रतो दास के घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद सीबीआई ऑफिसर शांतनु प्रोफेसर दास से कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम फ्लाइट JL-50 के बारे में कुछ नहीं जानते। इसके बाद शांतनु प्रोफेसर को प्रोजेक्ट ए की वह फाइल दिखाता है और सारी जानकारी सच सच बताने को लिए कहता है। प्रोफेसर दास के पास झूठ बोलने के लिए या छुपाने के लिए कुछ नहीं बचता है। प्रोफेसर दास सब कुछ सच सच बताने लगता है कि आजादी से पहले विश्वजीत राय का पिता प्रोजेक्ट ए से जुड़ी हुई टीम का हेड था, मगर जब भारत देश आजाद हुआ तो इस प्रोजेक्ट की सारी फंडिंग रुक गई। इसके बाद विश्वजीत राय ने अपने पिता के इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम करना शुरू किया और दिन रात काम करते करते आखिरकार विश्वजीत ने इस टाइम ट्रेवल के रहस्य को सुलझा लिया। प्रोफेसर सुब्रतो दास से यह सब सुनने के बाद शांतनु कहता है कि यह सब बकवास है, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। सुब्रतो दास कहता है यह सब सही है और विश्वजीत राय एक बहुत ही जीनियस आदमी था, जिसने प्रोजेक्ट ए पर काम करके टाइम ट्रेवल के रहस्य को सुलझा लिया था और पृथ्वी पर मौजूद वार्म होल का पता लगा लिया था, जिससे कि आप वहां से गुजर के टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। प्रोफेसर दास कहता है उस समय मैं विश्वजीत का असिस्टेंट था, इसलिए मुझे उसके बारे में, प्रोजेक्ट ए के बारे में काफी जानकारी मालूम है। विश्वजीत का प्लान था कि हम लोग एक एरोप्लेन को हाईजैक करके उस प्लेन को उस वार्म होल में प्रवेश करवाएंगे, जिससे कि हम दूसरे टाइम में पहुंच जाएंगे और इसके लिए विश्वजीत उस टेररिस्ट ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। प्रोफेसर सुब्रतो दास ने कहा इसलिए मैं उस एरोप्लेन में जाने वाला था, लेकिन लास्ट समय में मैं काफी घबरा गया था
और डर गया था कि अगर यह मिशन फेल हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। आखिर हुआ भी ऐसा ही। विश्वजीत के कैलकुलेशन के मुताबिक हम लोग टाइम ट्रेवल करके 35 घंटे में वापस आ जाएंगे, मगर यह एरोप्लेन उस वार्म होल से गुजरने के बाद 35 घंटे नहीं बल्कि 35 साल के लिए टाइम ट्रेवल में चला गया। प्रोफेसर से यह सारी जानकारी सुनने के बाद सीबीआई शांतनु को टाइम ट्रेवल पर अब भी विश्वास नहीं हुआ। प्रोफेसर फिर कहता है इस समय जो एरोप्लेन हाईजैक हुआ है उस हाईजैक प्लेन के बदले भारत सरकार एक टेररिस्ट पार्थ मजूमदार को 2 दिन में रिहा करने वाली है, और अगर पार्थ मजूमदार विश्वजीत से मिला तो यह दोनों लोग टाइम ट्रेवल की नॉलेज यूज करके हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर सीबीआई शांतनु काफी घबरा जाता है। प्रोफेसर सुब्रतो दास पार्थ मजूमदार और विश्वजीत को रोकने के लिए अपना एक प्लान बताता है। शांतनु को बताता है कि अब हम दोनों लोगों को टाइम टेबल की जानकारी यूज करके दोबारा उसी वार्म होल में इंटर करना होगा और वहां पर हम लोगों को पहुंचकर JL-50 की हाईजैक की प्लानिंग को रोक देना होगा। इससे किसी की मौत भी नहीं होगी। इस बार शांतनु प्रोफेसर की बात मानने को तैयार हो जाता है। इसके बाद यह दोनों लोग हॉस्पिटल में पायलट पीहू से मिलने जाते हैं, क्योंकि सिर्फ पीहू को ही मालूम था कि एडजस्ट वार्म होल की सही लोकेशन क्या है। यह दोनों लोग पीहू को इस काम के लिए राजी भी कर लेते हैं, मगर पीहू इस बात पर राजी होती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। दूसरे ही दिन सीबीआई का कलीग एक सीक्रेट एरोप्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार करता है और यह तीनों लोग उस प्लेन को लेकर के निकल जाते हैं। अब एरोप्लेन जब उस वार्म होल की लोकेशन के पास में पहुंचता है, इस एरोप्लेन में पहले की ही तरह टर्बुलेंस होने लगता है, हिलने डुलने लगता है। बिल्कुल पहले की तरह प्लेन में सारी गतिविधियां शुरू हो जाती है। इसके बाद पायलट पीहू को एरोप्लेन की इमरजेंसी में लैंडिंग करानी पड़ती है। जैसे ही एरोप्लेन नीचे आता है सब कुछ बदल जाता है। इन लोगों को उस जमाने की एक पुरानी जीप दिखाई देती है, क्योंकि यह लोग टाइम ट्रेवल करके 35 साल पीछे चले गए थे। यह लोग उस जीप में लिफ्ट लेकर के फिर टैक्सी लेकर के कोलकाता सिटी पहुंचते हैं। अब यह तीनों लोग रियलाइज करते हैं कि हम लोग 1984 के टाइम में आ चुके हैं। 1984 के समय का कोलकाता शहर बिल्कुल पुराना, बिल्कुल पुरानी गलियां, पुराने लोग, टैक्सी बिल्कुल वही थी। शांतनु यह सब देख करके अचंभित हो रहा था, मगर इन लोगों को उस काम को पूरा करना था जिसके लिए यह लोग टाइम ट्रेवल करके वापस आए थे। शांतनु इन दोनों लोगों को बगैर बताए एक अनाथालय पहुंचता है। अब शांतनु को यह एहसास होता है कि 1984 में आज ही के दिन मुझे इस अनाथ आश्रम में छोड़कर कोई चला गया था। अब शांतनु अनाथालय के बाहर बैठ करके इंतजार करने लगता है कि 1984 में मुझे यहाँ पर कौन छोड़ करके गया था। थोड़ी देर बाद एक कार से 2 लोग आते हैं जिनके गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है और यह दोनों लोग उस बच्चे को इस अनाथालय में छोड़कर चले जाते हैं। उन दोनों लोगों के जाने के बाद शांतनु उस बच्चे के पास में पहुंचता है और उसके गले में लॉकेट देख करके पहचान जाता है कि यह तो मेरा ही लॉकेट है और यह छोटा बच्चा मैं ही यानी शांतनु ही है। यह देख करके शांतनु रोने लगता है। अब शांतनु यह नहीं जानता था कि यह दोनों लोग जिस बच्चे को छोड़ करके गए हैं वह दोनों लोग कौन हैं। इन दोनों लोगों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद यह तीनों लोग अपने उस प्लान के बारे में बैठकर बात करते हैं कि कैसे हम लोग JL-50 को हाईजैक होने से रोकना होगा। इसके बाद यह तीनों लोग एक कार में बैठकर कोलकाता से दूर एक फैक्ट्री के गोडाउन में पहुंचते हैं। थोड़ी ही देर बाद दूसरी कार में लेफ्ट टेररिस्ट मजूमदार और विश्वजीत आते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद वह लोग एरोप्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद शांतनु और प्रोफेसर उन लोगों को रोकने के लिए अंदर जाने लगते हैं और पीहू बाहर कार के अंदर ही बैठी रहती है। इसके बाद सीबीआई शांतनु गन पॉइंट लेकर के इन लोगों को वहीं पर रुकने के लिए कहता है, मगर वह लोग भी शांतनु पर गोली चलाने लगते हैं। मगर शांतनु के पास एडवांस गन होने की वजह से शांतनु उन सभी लोगों को एक एक करके मार देता है। इसके बाद प्रोफेसर भी विश्वजीत को पीछे से गोली मार देता है। अब इन लोगों का मिशन पूरा हो जाता है और प्रोजेक्ट ए से जुड़ी सभी फाइलों को शांतनु जलाने लगता है, क्योंकि इसके बाद टाइम ट्रेवल से जुड़ी जानकारी और किसी के हाथ में न लगे। उसके थोड़ी ही देर बाद इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। प्रोफेसर एक गन लेकर के शांतनु को ब्लैकमेल करता है कि प्रोजेक्ट ए से जुड़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। इसके बाद प्रोफेसर दास और शांतनु में झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी बीच में प्रोफेसर दास को गोली लग जाती है। इसके बाद शांतनु प्रोजेक्ट ए से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइलों को जला देता है ताकि टाइम टेबल से जुड़ी जानकारी किसी के हाथ में न लगे। इसके बाद शांतनु बाहर कार में बैठे पीहू के पास जाने लगता है। तभी इन लोगों के कानों से अचानक खून निकलने लगता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है प्रोफेसर दास, पार्थ मजूमदार और विश्वजीत मित्र की मौत हो चुकी है, इसलिए अब एरोप्लेन JL-50 कभी हाईजैक होगा ही नहीं। इसके बाद फिर सीन बदलता है। सीबीआई शांतनु को एक दूसरी वाइफ के साथ एक एरोप्लेन में बैठे हुए दिखाया जाता है। अब इस सीन में शांतनु एक सीबीआई ऑफिसर नहीं है, उसकी पत्नी भी कोई दूसरी लड़की है, जहाँ पर वह अपनी वाइफ के साथ उसी कोलकाता के अनाथालय में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है पीहू अब बूढ़ी हो चुकी है और अपने बेटे शांतनु को गले से लगा लेती है, यानी कि इस अनाथालय में जो 2 लोग बच्चे को छोड़ने आते हैं वह पीहू का ही बच्चा था, यानी कि पीहू का बच्चा मरा नहीं था। पीहू के घर वालों ने पीहू से झूठ बोला था ताकि समाज में उनके परिवार की
की बदनामी न हो, क्योंकि उस समय पीहू की शादी नहीं हुई थी। अब इस टाइमलाइन में दिखाया जाता है जब इस फिल्म के सारे विलेन मर गए तो प्लेन JL-50 कभी हाईजैक हुआ ही नहीं, और बाद में पीहू की माँ ने पीहू से बताया कि तुम्हारा बच्चा मरा नहीं था, हमने तुमसे झूठ बोला था। और पीहू अपने उस बच्चे को अनाथ आश्रम से वापस अपने घर ले आती है और वह बच्चा अपनी माँ के साथ ही धीरे धीरे बड़ा होता है और अपनी माँ के साथ ही रहता है, और वह बच्चा शांतनु ही था। तो दोस्तों अब आपके लिए एक सवाल है कि स्टोरी में किन किन लोगों ने गेस कर लिया था कि वह अनाथ बच्चा शांतनु ही है और शांतनु की माँ ही पीहू है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों इस टाइम ट्रेवल स्टोरी के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।